हेलो गाइस, आप सबने इतना प्यार दिया, मैं खुद को फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने से नहीं रोक पाया। तो ये वीडियो स्पेशल मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट्स किए थे। तो हमारी एपी की शुरुआत एक बच्ची एशुल और उसकी मॉम से होती है जो किसी के घर में बर्तन धोने का काम कर रहे थे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम फायर फाइटर्स को देखते हैं जो इमरजेंसी हादसे वाली जगह जाते हैं। वहाँ जिंदो और बाकी सब भी पहले से मौजूद थे। वहाँ किसी कार वाले ने एक बच्ची को टक्कर मारकर बस स्टॉप के छत पर पहुँचा दिया था और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि एशुल ही थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसका बहुत खून निकल चुका था। ये हिट एंड रन का केस था, इसलिए मिस्टर बेग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो किसी तरह भी उस मुजरिम को पकड़ना चाहता था। इसके बाद सॉन्ग और डोजिन लीडर लगाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। पहले सॉन्ग एशुल को चेक करती है कि वो जिंदा है कि नहीं, लेकिन वो जिंदा थी। हेमरेज और इडिमा से उसकी नाक बंद हो चुकी थी, इसलिए बहुत ही जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। डोजिन और सॉन्ग उसे फटाफट वहां से नीचे उतार देते हैं और एम्बुलेंस में ले जाने लगते। एशुल की मॉम बहुत रो रही थी बेचारी। उसकी मॉम बताती है कि वो काम खत्म करके घर लौट रहे थे कि तभी उसका टॉय गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए रोड पर चली जाती है और तभी ये सब हो जाता है। और फिर जिंदो भी अब उस कार का पता लगाने निकल जाता है। एशुल की सांसें अटक गई थी और सैचुरेशन भी काम नहीं कर रहा था। अगर 15 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे तो एशुल मर सकती है। तो इसीलिए सॉन्ग निडल क्रैको से उसके सीने में होल करने का डिसीजन लेती है और अगर चलती गाड़ी में इस टेक्निक को यूज किया तो वो मर भी सकती है और अगर नहीं किया तो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। सॉन्ग के पास कोई रास्ता नहीं था निडल क्रैको के अलावा। उस बच्चे के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, इसलिए सॉन्ग बड़ी सावधानी से चेस्ट पे होल करके उसमें हवा प्रेस करने लगती है जिससे उसकी सांसें चलने लगती है। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं पर वहाँ की डॉक्टर सॉन्ग पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने निडल क्रैको को यूज नहीं करना था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो बच्ची वैसे भी मर जाती। तभी वहाँ बड़ा डॉक्टर आकर कहता है तुमने जो भी किया वो सही किया है। नेक्स्ट डे हम देखते पील और मिस्टर बेग उस जगह जाकर छानबीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता टायर्स के निशान के अलावा। और तो वहाँ दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरेज नहीं थे। मिस्टर बेग काफी गुस्से में था, वो बस जल्दी से जल्दी उस ड्राइवर को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो लोग उस टायर के निशान से पता लगा लेते हैं कि वो गाड़ी कौन सी कंपनी की है। वो कार व्हाइट कलर की थी और उसका हेडलाइट टूटा हुआ था। यहाँ सॉन्ग को एशुल की बहुत चिंता हो रही थी, तभी डॉक्टर उसे बताती है कि उसके ब्रेन सर्जरी करनी होगी। ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है। सभी के सभी उस कार को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें उस कार की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बहुत ही अजीब बातें नोटिस करती है, यही कि यशुल की बॉडी की सारी हड्डी टूटने के निशान थे, मतलब उसका पूरा शरीर फ्रैक्चर था जो कि कार के टकराने की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ जिंदो उस कार का पीछा करते हुए पार्किंग में पहुंच जाता है और वो कार भी वहाँ पर थी। उस आदमी ने उस कार के अंदर से आग लगा दी थी और अपनी कार को फायर अलार्म के नीचे पार्क कर दिया था और फिर फायर फाइटर को भी आग की इमरजेंसी का कॉल आ जाता है और वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डोजिन पहले उसे बाहर निकालता है और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। होश में आने के बाद पता चलता है कि उस आदमी को एशुल को हिट करने का बहुत अफसोस था, इसलिए वो खुद को मारना चाहता था, लेकिन जिंदो उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। लेकिन धुएं की वजह से उस आदमी की भी तबीयत सीरियस थी, इसलिए उसे भी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर एशुल की मॉम मौजूद थी और मिस्टर बेग उसके सामने डॉक्टर से कहता है कि ये वही आदमी है जिसने उस बच्ची को उड़ा दिया था। ये सुनकर एशुल की मॉम उस आदमी को मारने लगती है, लेकिन तभी किसी तरह पेल एशुल की मॉम को वहाँ से अलग ले जाता है। उसके बाद डॉक्टर जिंदो और सॉन्ग को एशुल की सारे फ्रैक्चर के बारे में बताता है, मतलब ये कि हिट एंड रन से पहले एशुल को अब्यूज किया जाता था, उसे मारा जाता था। जिंदो अब उस केस की गहराई में जाना चाहता था, इसलिए वो पहले उसके स्कूल में जाता है उसके बर्ताव के बारे में पता लगाने, लेकिन उसकी स्कूल टीचर बताती है कि एशुल का रिलेशन सबके साथ अच्छा था। वो अपनी मॉम से भी बहुत प्यार करती थी, उसे देखने से नहीं लगता था कि कोई भी उसे अब्यूज कर रहा है। जिंदो एशुल की बनाई हुई ड्राइंग को भी देखता है जिसमें उसने खुद को, उसकी मॉम और उसके अंकल को ड्रॉ किया था। उसके पापा नहीं थे और वो ड्राइंग में भी खुश लग रही थी। जिंदो एशुल की मॉम से उसके अंकल के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो लोग काफी टाइम से रिलेशन में थे, पर उस आदमी ने झूठ बोलकर एशुल की मॉम के सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग गया था। उसने अपना नाम भी गलत बताया था और 7 मंथ से उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था।
अब जिंदो उसका भी पता लगाना चाहता था। फिल ने उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। वो बस इतना पता लगा पाया था कि वो जो फोन यूज करता था वो फोन उसने सेकंड हैंड में खरीदा था। अब वो लोग उस आदमी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं जिसने उसे वो पुराना फोन बेचा था और उसी के जरिए उसके अंकल तक पहुंचा जा सकता है। जिंदो को ये तो पता था कि पुराने फोन कुछ ही जगह मिलते हैं और उसका पता कैसे लगाना है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सोंग अपने कपड़े धो रही थी कि तभी वहाँ पर डोजिन आता है और वो उसे परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो तो सिर्फ येशुल के लिए परेशान थी क्योंकि वो अभी भी होश में नहीं आई थी। और तो फायर ब्रिगेड बनने से पहले सोंग हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उसे बच्चों से बहुत लगाव था। इसके बाद हम देखते हैं कि डोजिन और सोंग साथ में खाना खा रहे थे। तभी जिंदो भी वहाँ आता है उनके साथ खाना खाने। तभी सोंग पूछते है कि तुम्हारा केस कहाँ तक पहुँचा, पर वो कहता है कि वो तो हमें जल्दी पता चल जाएगा और तुम भी मेरी तरह होशियार बन चुकी हो तो तुम ही इस केस को सुलझा सकती हो। तभी डोजिन कहता है कि तुम उसे अपनी तरह कमीना मत बनाओ, तुम तो ऑलरेडी हो ही। तभी जिंदो उन दोनों को उलझा देता है। वो कहता है कि देखना केस पूरा होने तक तुम दोनों को नींद नहीं आएगी, और ऐसा ही होता है। सोंग को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और वो जिंदो को गाली देती है, जिंदो कमीना। अगली मॉर्निंग जब सोंग जिंदो से मिलती है तो येशुल के खिलौने के बारे में पूछती है, ये कि उसे वहाँ कोई खिलौना नहीं मिला था, उसका पता लगाना होगा, वो खिलौना कहाँ जा सकता है। हम मिस्टर बेग को देखते हैं जो कि पुराने फोन बेचने वाले से पुराना फोन खरीदने आया था। ये काम इलीगल था इसलिए वो लोग चुपके से फोन खरीदते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी फोन बेचने आया था और फिर फोन देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिल और जिंदो उसका पीछा करते हुए उस दुकान तक पहुँच जाते हैं जहाँ पुराने फोन बेचे जाते हैं। वहाँ एक आदमी था और दूसरा आदमी भी मौजूद था जिसे पहले पार्ट में जिंदो ने मारा था। वो आदमी अब चुराए गए फोन का बिजनेस करने लग गया था। जिंदो कहता है कि अब यहाँ दिखना मत वरना फिर से जेल में डाल दूंगा। जिंदो उस आदमी का पता लगा लेता है, यह कि उसने दूसरा फोन भी खरीदा था। इसलिए वो लोग उस जगह का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं जहाँ दूसरा फोन लेने आया था। जिंदो को पता चलता है कि येशुल का अंकल कोई और नहीं वही हिट एंड रन वाला आदमी है। जिंदो ने तो ये सोच लिया था कि वो कार वाला और येशुल की मॉम मिले हुए हैं और उन सबको बेवकूफ बना रहे हैं, पर क्यों ये भी जिंदो पता लगा ही लेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है येशुल के पैर पर से कार चलाई गई थी, मतलब कार उस पर चढ़ चुकी थी, तो फिर वो वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गई थी। इसलिए जिंदो फिर से एक्सीडेंट वाली जगह पर आता है और ये पता लगाता है कि जब कार ने बच्ची को हिट किया तो कार वहीं से मुड़ गई थी, ना कि कार आगे गई। उसी टाइम वहाँ से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था और उसके सर पे बॉडी कैंप लगा हुआ था, मतलब एक्सीडेंट वाली रात को भी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय मौजूद था। क्या पता शायद उसी के कैंप में वीडियो रिकॉर्ड हुआ हो और फिर वो और पिल जाकर डिलीवरी मैन के कैंप के वीडियो चेक करने लगते हैं और लकीली उस रात का एक वीडियो डिलीवरी मैन ने रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उस कार के सामने ऑलरेडी येशुल लेटी हुई थी और उसकी मॉम भी उसके पास थी। मतलब जिंदो को यकीन हो गया था कि येशुल की मॉम मिली हुई थी। और फिर क्या जिंदो और मिस्टर बेग जाकर उन दोनों को पूछताछ के लिए लेकर आते हैं, पर दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया जाता है। पहले तो वो हीटर से कहता है कि तुम्हारी कार हिट करने से बेचारी का ब्रेन डेड हो चुका है, मतलब येशुल कोमा में चली गई थी और ये केस अब हिट एंड रन का नहीं बल्कि मर्डर का था। अब वो सब मिलकर उन दोनों को मैनिपुलेट करने लगते हैं जैसे कि उन्होंने एक दूसरे के बारे में बता दिया हो, पर अब तक किसी ने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला था। जिंदो को पता था कि अब कोई ना कोई मुंह खोलेगा, तब हीटर सब उगल देता है कि उसकी माँ ने उसे ये सब करने के लिए बोला था। यहाँ पूरे केस की गुत्थी सुलझ जाती। दरअसल येशुल का इंश्योरेंस हुआ था और उसे चोट लगते ही उसे पैसे मिल सकते थे। इसी तरह येशुल के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और सरकार की तरफ से येशुल की माँ को पैसे दिए जाते हैं उसे ठीक करने के लिए। तब उसे आइडिया आता है कि ऐसे ही वो येशुल की हड्डियों को ब्रेक करती रहेगी तो उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और तो येशुल अपनी माँ को ऐसा करने देती थी क्योंकि इससे उनकी फैमिली खुश रहती थी और येशुल को अपनी मॉम को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता था। एक्सीडेंट वाली रात को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब उसके अंकल ने उस पर कार चढ़ाई थी तब उसकी हड्डी नहीं टूटी थी, जिससे उसकी मॉम परेशान हो जाती है और ये देखकर येशुल को अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि इस बार मैं अच्छे से कार के नीचे पैर रखूंगी, लेकिन आप परेशान मत होए माँ। और तभी सेकंड टाइम बाद कार
कार चलने के टाइम यशुल जानबूझकर कार के सामने आ जाती है और वो बेचारी ऊपर पहुंच जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम तो बस उसके हाथ पैर तोड़वाना चाहती है और इसी तरह उसकी माँ ने कितने मिलियन वॉन ले चुकी थी। जिंदो ने ये भी पता लगा लिया था कि उस दिन उसके अंकल ने जानबूझकर वो आग लगाई थी और फायर अलार्म के नीचे आकर कार को पार्क कर लिया था ताकि फायर फाइटर्स आकर उसे बचा ले और लोगों को लगे कि उसे तो उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा था और उसकी मॉम के भी झूठे आंसू थे और उन दोनों की वजह से उस बेचारी बच्चे की जान पर बनाई थी। तब उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन अब रोने से क्या फायदा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी वहाँ सोंग आकर उन सबको बताती है कि अब यशुल खतरे से बाहर है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये केस भी सुलझ जाता है। हम देखते हैं सोंग की मैम सोंग की 1 महीने की सैलरी काट लेती है क्योंकि नीडल क्रैक को चलती एम्बुलेंस में यूज नहीं किया जा सकता, पर सोंग की बहादुरी की वजह से उनकी मैम उन सबको खाने के लिए बाहर ले जाती है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ जिंदो, पिल और मिस्टर बेग केस सुलझाने की खुशी में जश्न मना रहे थे और तभी फायर फाइटर्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो सब के साथ खाना एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट एपी में क्या होगा वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियो।